नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण मीडिया के इस खास कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आर्थिक सेहत का मामला हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मसला या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी आर्थिक सेहत की, बचत और निवेश की, और बचत के निवेश के एक विकल्प म्यूचुअल फंडों की, कि उसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं, कैसे उसमें ज्यादा फायदा होता है हमारा, और इसमें हम किस तरीके से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग डॉट कॉम के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मणिकरण सिंघल जी, और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष मिश्रा। हेलो मनाईकरण जी, हेलो जितेंद्र जी। मैं हूं अभिनव गुप्ता। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज किसी को जल्दी नहीं होती है, स्पेशली कॉमन मैन को नहीं है। 31 मार्च नजदीक आ रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लोग देख रहे हैं ऑलरेडी इस समय। टैक्स बचाने की कोशिश है सबकी। इसी बीच में हम लोग ने ये सोचा कि कॉमन मैन को एक आम आदमी को इन्फॉर्म करें कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। मेरा पहला सवाल मणिकरण जी आपसे है कि म्यूचुअल फंड, पहले तो आप ये बताइए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसमें कैसे और क्यों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार अभिनव जी। अभिनव जी, इसका म्यूचुअल फंड्स एक तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास निवेश करने के सिर्फ 4 विकल्प होते हैं: इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। और जब हम इन चारों में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके हम किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे ये म्यूचुअल फंड का रूट एक नजर में आता है। म्यूचुअल फंड एक पूल है जहां पे हर छोटे इन्वेस्टर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं उस फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उस फंड की फंड मैनेजर अपने गोल्स के हिसाब से। और उसके बाद वो जो फंड हाउस है वो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और जिस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करता है, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको मैनेज करते हुए वहां पे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू फंड्स को मैनेज करती है। तो बेसिकली जहां पे आप डायरेक्टली इक्विप्ड नहीं होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को खुद करने के लिए, जहां पे आपको किसी एक्सपर्ट की सहायता चाहिए होती है, जहां पे उस गाइडेंस के थ्रू आप धीरे धीरे करके अपने पैसे को जोड़ना चाहते हैं, वहां पे म्यूचुअल फंड एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ जितेंद्र सोलंकी जी से। सर, म्यूचुअल फंड क्यों? जब बैंक में एफडी करवा सकते हैं, एनएससी जैसा ऑप्शन है हमारे पास, तो म्यूचुअल फंड हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड निवेश का ऐसा कौन सा विकल्प है, किस तरीके से ये बेहतर है। देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे एसेट क्लासेस के विकल्प मौजूद होते हैं। आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। जब हम ट्रेडिशनल डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, तो 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं। एक तो टैक्सेबिलिटी, कि मेरी जो अर्निंग हो रही है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी है, और दूसरा होता है इन्फ्लेशन। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको हमें बीट करना मुश्किल होता है जब हम ट्रेडिशनल डिपॉजिट की बात करते हैं, और खासा लंबी अवधि में। तो जब और क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली टैक्स होता है, और तो टैक्स होने के बाद भी क्या वो इन्फ्लेशन, अगर हम 7% अज्यूम करते हैं, तो 7% को बीट कर पाता है, और हमें निवेश लंबी अवधि के लिए करना है। तो सबसे पहले जो आते हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए हमें कुछ ऐसे रिटर्न, ऐसे विकल्प चाहिए होते हैं जहाँ पे हमें इन्फ्लेशन और टैक्स एफिशिएंट एक विकल्प मिले, जिससे कि इन्फ्लेशन को हम बीट कर पाए। तो वो म्यूचुअल फंड में विकल्प मौजूद होता है। और वो क्यों? क्योंकि एक छोटे निवेशक के लिए जो 500,000 रुपए से भी निवेश करना चाहता है, उसको म्यूचुअल फंड में वो निवेश का जरिया मिलता है। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा होता है कि हमें अब जैसे आज का सिनेरियो लेते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बहुत ही कम आ गई हैं, खासा इन्फ्लेशन से भी नीचे आ गई हैं, और उस पर अगर मुझे टैक्स भी देना हो तो मेरा रिटर्न 5% से भी नीचे आ गया है। तो क्या मैं कोई ऐसे टैक्स एफिशिएंट एवेन्यू देख सकता हूँ जिसमें मुझे इससे बेहतर रिटर्न मिले? वो आपका डेट म्यूचुअल फंड में मिलता है, क्योंकि दोनों की टैक्सेबिलिटी अलग तरीके से होती है।
तो दो कारण है जिसकी वजह से आप म्यूचुअल फंड के विकल्प आज देखते हैं निवेश के लिए। एक, इन्फ्लेशन बीट करना, और दूसरा, टैक्स एफिशिएंट एवेन्यू चूज करना। नहीं, कहते हैं कि इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न देता है और सारे एसेट क्लास जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट, इन सब की तुलना में बेहतर रिटर्न देता है। अब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हमारे इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं रिटर्न, या तमाम तरह के अब ऐप भी आ गए हैं सर, जिसमें लोग देख लेते हैं, सजेशन भी आता है कि ये इन म्यूचुअल फंड ने 1 साल में इतना रिटर्न दिया है, 6 महीने में इतना दिया है, और वहां से वो एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, ये म्यूचुअल फंड जो है ये ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अब हम बात ये करना चाहेंगे सर, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या वो फायदे का सौदा होगा या कुछ और भी देखा जाना चाहिए? देखिए, केवल रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना मेरी राय में गलत होगा। उसका कारण ये है कि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न मिलेगा वो आपको जैसा निवेश, अंडरलाइन निवेश परफॉर्म करेगा। मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपका इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा उस इक्विटी फंड को कौन मैनेज कर रहा है, वो किस तरीके से मैनेज करता है, प्रोफेशनल मैनेजर, और वो कितना रिटर्न निकाल के दे पाता है, ये फैक्टर डिसाइड करता है कि आपको म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिलेगा। जो रिटर्न आपको दिखाया जाता है वो पास्ट रिटर्न है, और पास्ट रिटर्न हम हमेशा बोलते हैं कि फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। अब वो रिटर्न आपको मिल भी सकता है, हो सकता है ना भी मिले, या कुछ ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाए जिसकी वजह से उस म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाए। तो आप जब एक म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं तो खाली रिटर्न कभी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उसका पास्ट कैसा रहा है, एएमसी का जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कैसी रही है, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो में कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको एक मापदंड बना के तब आपको एक म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। खाली रिटर्न देखकर चयन करना मेरी राय में गलत है। मणिकरण जी, मैं पहले तो अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ आज मणिकरण सिंघल जी और जितेंद्र सोलंकी जी लाइव हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है और आपके लिए सही डिसीजन क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब हम इस लाइव डिस्कशन में आज पाएंगे। मणिकरण जी, मेरा अगला सवाल है कि किस तरह के अलग अलग प्लान्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं? देखिए, जिस तरह के स्टॉक्स होते हैं, जिस तरह की स्ट्रेटजीज होती है, जिस तरह के गोल्स होते हैं, राइट, म्यूचुअल फंड्स आपको एक वैसे ही एक प्रोडक्ट बना के देता है कि आप ताकि उस गोल को अचीव कर सकें, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकें, उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सेबी की तरफ से बहुत क्लियर कट डेफिनेशन आ चुकी है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की, कि सबसे ऊपर के टॉप 100 स्टॉक्स जो होंगे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, 100 to 250 स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप स्टॉक्स हैं, और बिलो 250 आपके स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो एक तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो सिलेक्शन होती है, उस तरह से म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट निकाल के लाता है कि लार्ज कैप में जाना है कि मिड कैप में जाना है कि स्मॉल कैप में जाना है। दूसरा, आपको मिक्स मिल सकते हैं, आपको हाइब्रिड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जहां पे आपको लगता है कि इक्विटी एक हाई रिस्क कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, मुझे डेट साइड पे भी मिक्स करना चाहिए। तो एक म्यूचुअल फंड आपको हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जिसके अंदर आपको कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और आजकल तो डायनामिकली मैनेज्ड प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, जहां पे फंड मैनेजमेंट अपने वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी मार्केट को देखते हुए, डेट मार्केट को देखते हुए कहाँ पे कितना एलोकेशन करना है वो कर सकते हैं। मल्टी एसेट्स फंड हैं आजकल, जहां पे आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, इन सब का एक्सपोजर मिल सकता है एज पर द फंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं पे आपको फिक्स्ड एलोकेशन मिल जाएगा, कहीं पे आपको एक डायनामिक एलोकेशन मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। चाइल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जहाँ पे आप एक गोल को मैपिंग कर सकते हैं। आपको रिटायरमेंट के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आप उसके लिए सेविंग कर सकते हैं। टैक्स सेविंग करना चाहें उसके लिए सेविंग कर सकते हैं। सो आप जो भी आपके माइंड में एक गोल बन के आ रहा है सामने, जिस पर्पस के लिए आप सेविंग करना चाहते हैं, वैसा आपको प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएगा। अगर मैं टैक्स सेविंग की बात करता हूं तो किस तरह से टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू?
देखिए, म्यूचुअल फंड्स में पहला टैक्स बेनिफिट तो इस तरह से आता है कि आप ईएलएसएस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो सेक्शन 80C के अंदर अप्रूव्ड हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट करके वो 1.5 लाख तक की हम सेविंग उसके अंदर कर सकते हैं। और जो जैसे आप पीपीएफ में करते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसीज में करते हैं या ईपीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में भी एक ऐसा क्राइटेरिया है, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 80C का टैक्स बेनिफिट दे सकता है। दूसरा टैक्स एडवांटेज, दैट्स नॉट अ बेनिफिट बट टैक्स एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड्स में आता है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम आते हैं इक्विटी के अंदर, तो आपको 1 लाख तक का गेन आपके लिए टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर जो गेन है उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। आप चाहे किसी भी इनकम ब्रैकेट में आते हों, बट आपका जो टैक्सेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो 1 लाख तक टैक्स फ्री है, और 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स बेनिफिट है उसके अंदर। बाकी टैक्सेशन के हिसाब से तो खैर आपको 80C के बेनिफिट मिलेंगे, इवन पेंशन प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी आपको 80C का बेनिफिट मिल जाता है। जितेंद्र सर से मेरा सवाल है, सर हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड ठीक है, बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उसमें शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि हम बैंकों में जाते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं, एफडी करवा लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंडों में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, किसी भी निवेश को जब आप शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई गोल होता है आपका। जब आप एक बैंक में एफडी भी कराते हैं तो आपका कोई गोल है कि ये एफडी मुझे 4 साल के बाद यूटिलाइज करनी है, 5 साल के बाद यूटिलाइज करनी है, या मैं 2 साल के अंदर इस पैसे को किसी के लिए चीज के लिए यूटिलाइज करूंगा। तो जब भी म्यूचुअल फंड में आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका गोल तय होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए निवेश करना चाहते हैं। क्या बच्चों की एजुकेशन आपका निवेश का गोल है? क्या रिटायरमेंट के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, या 5-6 साल के बाद घर आपको खरीदना है उसके लिए निवेश करना चाहते हैं? तो उससे क्या होता है कि जब आप गोल आपको पता है तो आपको होराइजन पता है। और जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत तरह की कैटेगरीज हैं, एसेट क्लास वाइज, इक्विटी है, डेट है, गोल्ड भी है। तो जब आप गोल तय कर लेते हैं तो आपको होराइजन पता लग जाता है, और जब होराइजन पता हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे लॉन्ग टर्म होराइजन है मेरा 10 से 15 साल से, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा गोल होराइजन ही 3 से 5 साल है तो मैं डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा, तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को कम सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से गोल का आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आपका गोल तय हो। सर आपने डेट फंड की बात की है, डेट फंड की तुलना हम एफडी वगैरह से कर सकते हैं, या जो बैंकों के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनसे हम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज हम बता दें कि म्यूचुअल फंडों में निवेश करना बहुत आसान हो गया है। आप ऑनलाइन जाकर भी म्यूचुअल फंडों में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ढेर सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही केवाईसी करते हुए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसा सर आपने कहा डेट फंडों के बारे में, तो डेट फंड एफडी से बेहतर कैसे है? हमारे दर्शकों को बताइए कि एफडी में अगर उनको 7.5% रिटर्न मिलता है 3 साल के भीतर, तो डेट फंडों में कितना रिटर्न मिल सकता है और क्यों, इसकी वजह क्या है? देखिए, डेट फंड के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब फिक्स डिपॉजिट तो एक ही तरह का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें आपका सिर्फ इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। आप 5 साल की एफडी ले लें या 2 साल की एफडी ले लें। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं, लो ड्यूरेशन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड, लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड म्यूचुअल फंड। होता क्या है कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनका अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से रिटर्न ये डिफरेंट देते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म एफडी से कंपैरिजन करना है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसा निवेश है। अगर आप लॉन्ग टर्म एफडी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं या लॉन्ग टर्म फंड आ जाते हैं। एक जहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो है टैक्सेशन, क्योंकि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो चाहे आप कल एफडी निकालें चाहे आप 10 साल के बाद एफडी निकालें, वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो आप अगर 20% या 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, और उसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन अगर आपने सबसे ज्यादा होल्ड किया है तो वो कैपिटल गेन टैक्सेशन हो जाता है, जहां पे कि
आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और साथ में 20% टैक्सेशन। तो हम जिसको बोलते हैं कि एफडी के कंपैरिजन में वो एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिस वजह से जो रिटर्न का वेरिएशन है वो हमेशा थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। प्लस क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड अगेन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, और अगर फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट को वो इस तरीके से मैनेज करता है कि वो रिटर्न ज्यादा कमा के दे सके, तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास ज्यादा रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, जैसे डेट म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट में फिक्स इंटरेस्ट है, ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। और सबसे ज्यादा जो जहां पे रिटर्न डिफरेंस आ जाता है वो जब आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपका डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। जी मणिकरण जी, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, या अगर मैं बेहतर उसमें ये कहूँ कि जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स के साथ आता है जो एक आम आदमी समझ पाने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होती है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे ग्रोथ इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग। प्लीज इनके बारे में थोड़ा समझाइए क्या होते हैं ये अभिनव जी, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं किसी भी पोर्टफोलियो के बनाने की। तो जब आप मतलब ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपने बोली, बहुत अलग तरह की स्ट्रेटजीज भी आती हैं। तो अभी हम आपके तीनों की बात करते हैं। तो जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करूं, अब पैसिव का ऑपोजिट है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पे फंड मैनेजर अपने फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है कि मुझे, जैसे टॉप उसके सामने 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी 100 के 100 स्टॉक्स हैं, उसको 100 स्टॉक्स में से अपनी चॉइस के हिसाब से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए उसमें से कुछ सिलेक्शन करेगा। पर जब वो पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो वो एज इट इज सेम कॉम्पोजिशन के अंदर जो निफ्टी 100 की कॉम्पोजिशन है उसी रेशियो में वो स्टॉक्स को पिक करते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो पर्पस एक्टिव इन्वेस्टिंग का हमेशा ये रहता है कि उसको उस बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न को बीट करना है, और जब पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उस इंडेक्स के बराबर की रिटर्न निकाल के देना है। राइट, तो जहां पे हमें एक इन्वेस्टर को ये लगता है कि एक्टिव मैनेजमेंट इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएगी तो वो एक्टिविटी तो वो पैसिव की तरफ जाती है। और जहां पे पैसिव इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टर ये समझता है कि वो फंड मैनेजमेंट जो है, फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इंडेक्स को बीट कर सकता है, तो वो एक्टिव मैनेजमेंट की तरफ जाता है। ये तो हुआ एक्टिव पैसिव की बात। फिर हुआ ग्रोथ एंड वैल्यू। अगेन ये दो बोथ डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं। वैल्यू स्ट्रेटेजी हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पकड़ती है कि जो मार्केट में, जैसे बहुत क्राइटेरियाज हैं, आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, तो डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स के बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से स्टॉक में अंडर वैल्यूड हैं मार्केट में, जहां पे आगे प्रोस्पेक्ट अच्छे दिख रहे हैं। आज की डेट में वो स्टॉक नहीं चल रहा, बट इन द फ्यूचर में उसकी वैल्यूएशन अनलॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग हमेशा एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को पकड़ती हैं जहां पे ऑलरेडी ग्रोथ चल रही है, पर आगे आने वाली ग्रोथ में भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो दोनों साइड पे जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू में शायद आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगता है, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर, जैसे हम आजकल देखते हैं, अगर हम बियर से निकल के बुल में आए हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा बियर के टाइम पे इन्वेस्टमेंट होती है ताकि बुल मार्केट में हम ज्यादा रिटर्न ले सकें। पर वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है, जो पुरानी इन्वेस्टमेंट तो अनलॉक हो गई है, पर ग्रोथ के टाइम पे अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट बन चुकी हैं। राइट, तो अब आपको ग्रोथ के ओरिएंटेड के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसके हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। सो देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जिसके बेस पे इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। वो सारा वैल्यू में भी नहीं डाल सकता, सारा ग्रोथ में भी नहीं डाल सकता। एक्टिव के अपने बेनिफिट्स हैं, पैसिव के अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना पड़ता है अपने रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से, जैसे जितेंद्र ने बोला। जी जितेंद्र जी, एक रिलेटेड सवाल है, रिलेटेड तो नहीं कहूंगा, पर एक बहुत कॉमनली यूज टर्म है। पहले तो माफी चाहूंगा कि इंटरनेट कनेक्शन और ये एक तरह से ड्रॉबैक कह सकते हैं ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन का। एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है जितेंद्र जी? बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे काफी रीडर्स और काफी व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि हम आपसे पूछें इसके बारे में कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जा सकता है, और
इसके आगे मैं आपसे अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि एसआईपी होता क्या है सर? देखिए क्या होता है कि जैसे सैलरीड क्लास है, अब सैलरीड क्लास के पास मंथली इनकम आती है, तो बचत भी मंथली होती है, तो एक मुश्त जमा करना बड़ा मुश्किल वो हो जाता है कि एक साथ एक अच्छा कॉर्पस वो निवेश कर सकें। तो वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा कोई निवेश का जरिया मिले जिसमें वो महीने टू महीने या क्वार्टरली जैसे भी वो चुनना चाहते हैं वैसे एक नियमित निवेश होता रहे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या एसआईपी वही एक जरिया है जिसके अंदर आप अपने निवेश को सिस्टमैटिकली करते हैं। अब एसआईपी में होता क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड का चयन किया और आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट किया। जब एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके खाते से हर महीने पैसा डेबिट होता है और वो पैसा आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश होता रहता है। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ट्रांजेक्शन सिर्फ एक बार करना है, एक बार आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्ट करना है, एक बार एक ही उसी टाइम पे आपको डेट फिक्स करनी है कि कब आपके खाते से डेबिट हो और कब वो निवेश किया जाए। और जब आप एक बार ये ट्रांजेक्शन फिक्स कर देते हैं तो हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके खाते से निकलकर वो म्यूचुअल फंड में निवेश होता रहता है। तो आपको सिर्फ एक बार एक ये ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप नियमित तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर कम अमाउंट से भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में आप 1000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं मंथली, 1500 से भी कर सकते हैं, 2000 से भी कर सकते हैं। एक और सवाल इसी से रिलेटेड है कि कितने लंबी अवधि के लिए, कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए हम एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या हम कब और कैसे उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से? ओके, देखिए जहां तक विड्रॉल की बात है तो पहली बात वो फंड पे डिपेंड करता है। अगर आपने ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है, कर रहे हैं, तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप कभी भी निवेश से निकासी कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आपने आज एसआईपी शुरू करी, निकालने को आप 6 महीने बाद, साल भर बाद भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी स्कीम में एक एग्जिट लोड लगता है, यानी कि एक तरह से पेनल्टी हम बोलते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट अगर आप समय से पहले निकालते हैं तो कम इंटरेस्ट आपको मिलता है, इसी तरह से एसआईपी के अंदर पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप एक समय से पहले निकालते हैं तो आपको जो है एक एग्जिट लोड लगता है। तो ये एग्जिट लोड के अलावा आपको कोई दूसरा इसमें कोई पेनल्टी के रूप में नहीं लगती है। निकासी आप कभी भी कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से। अब कितने समय तक एसआईपी में निवेश करना चाहिए ये आपके लक्ष्य पे डिपेंड करेगा। आप करने को 10 साल तक की एसआईपी कर सकते हैं, 5 साल की एसआईपी कर सकते हैं, इससे ज्यादा की भी कर सकते हैं। तो कब तक करनी है, और आज की डेट में वो ऑप्शन है कि आप एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं अगर ऐसा, जैसे पिछले हमने एपिडेमिक में देखा कि बहुत इन्वेस्टर्स ने एसआईपी को पॉज कर दिया और जैसे ही सैलरीज मिलने लगी, बचत होने लगी, उन्होंने एसआईपी को रीस्टार्ट कर दिया। तो ये ऑप्शन भी मिलते हैं, लेकिन कितने समय के लिए करना है ये आपके गोल पे निर्धारित करेगा। मणिकरण सर से मेरा सवाल है, सर ने सिप के बारे में भी चर्चा चल रही है, तो एक बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे बैंकों में आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, सिप भी उसी तरह का एक रिकरिंग डिपॉजिट ही समझिए। और ये हर महीने, या आप उसकी अवधि भी निर्धारित कर सकते हैं, शायद तिमाही भी होता है सर, मणिकरण सर? जी जी जी, मंथली के अलावा क्वार्टरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है जी। और इसमें 100 रुपए जितनी कम रकम से भी हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। कई सारे फंड्स हैं जो 500 रुपए जितनी कम रकम से भी इसमें निवेश की शुरुआत की वो करते हैं। अभी मैं एक डेटा देख रहा था सर, और 10 साल के इसका सिप का रिटर्न देख रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि जो एवरेज सिप रिटर्न आ रहा है ये 20% के आसपास है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो ये काफी शानदार रिटर्न है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म, अभी 1 साल का देख लेते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा चला है, तो इक्विटी फंडों की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रही है। तो कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 साल के भीतर 94.79% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न कल तक का है, मतलब लास्ट फ्राइडे। ऐसे में फिर सवाल उठता है सर कि 100 रुपए 500 रुपए जितनी छोटी रकम से अगर हम निवेश की शुरुआत करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे करें? मुझे सिप करना है,
आप सलाह दे रहे हैं कि मुझे सिप के जरिए रिटर्न मतलब सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन कैसे करें, प्रोसेस। कैसे करने के तो बहुत तरीके हैं मनीष जी। आप सबसे आसान तरीका मैं बताऊं तो हर एक इन्वेस्टर का बैंक अकाउंट तो होता ही है, तो अपने बैंकर के पास जाए और उसको बोले कि मुझे एसआईपी करनी है। हर बैंक आज के डेट में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स देता है, तो वो इजीली वहां जाके वो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की बात कर सकता है और वहां पे फॉर्म्स वगैरह फिल करके अपना प्रोसेस शुरू कर सकता है। क्योंकि 100-500 रुपए के लिए तो आपको पैन कार्ड की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो आप इजीली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है बैंक से बाद आप सीधा एएमसी के ऑफिस में जा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो आपको हेल्प करेंगे चीजें करने में। तीसरी चीज में आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से थोड़े से वाकिफ हैं और मोबाइल के थ्रू काफी ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। चौथे वे में आपके पास म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं जो हर शहर में हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स के एडवाइस देते हैं, जो वो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं उनको। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे आपके फॉर्म फिल करने में, आपको गाइड करने में, आपको सिलेक्शन करने में। और आजकल तो खैर सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी हैं मार्केट में, जो वहाँ पे आप एडवाइस लेके उनकी हेल्प ले सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जरिए बहुत हैं इन्वेस्टमेंट के, बस आपको ये पता होना चाहिए। जो हालांकि मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे तो, बट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि जो एक साल की 94% की रिटर्न जो आपने बताई और पिछले 10 सालों में 20% का सिप का रिटर्न बताया, मैं नहीं चाहता कोई भी इन्वेस्टर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करे। एक चीज बहुत क्लियर है कि इक्विटी आपको रिटर्न देती है, और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती है। पर बहुत बार इन्वेस्टर क्या करते हैं कि हमें नियर टर्म रिटर्न देख के ही वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं, जो बहुत रिस्की है। अब ये 94% की रिटर्न इस साल आई क्योंकि हमने मार्च में पिछले साल कोविड के कारण बहुत जबरदस्त फॉल देखा था, राइट। उसके पीछे अगर 10 साल पीछे जाते हैं तो सिनेरियो कुछ और था, राइट। तो हर बार आपको ऊपर ऊपर चढ़ने का भी और नीचे गिरने का भी, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझिए कि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कोई भी बिजनेस हमेशा नहीं बढ़ता रहता, उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, उसके सामने गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसके सामने टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसके सामने ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने का रिस्ट्रिक्शन आता है। बहुत चैलेंजेस है एक बिजनेस के अंदर। तो जब आप बिजनेस रन करते हैं, तो जब बिजनेस स्मूथली नहीं चल रहा तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्मूथली कैसे चल सकती है। बट अल्टीमेटली हर बिजनेस का गोल यही रहता है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, अपने खर्चों से आगे निकलते हुए हमें रिटर्न जनरेट करनी है। जब आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो रिटर्न आनी लाजमी है। अच्छे बिजनेसेस को सिलेक्ट करने में म्यूचुअल फंड्स आपकी हेल्प करेंगे, और अभी तक करते रहे हैं। पर जो रिटर्न पिछले साल आई है, जो रिटर्न आप पास्ट में देख रहे हो, उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपना एक्सपेक्टेशन कम रखिए। समझिए कि आपकी एफडी अगर 5.5% की रिटर्न दे रही है और जीडीपी हम अगेन 5% की एज्यूम करते हैं अगले एक साल के अंदर, तो ठीक है, ऑन एन एवरेज हमें 10% की रिटर्न आ जाए, वो बहुत अच्छी रिटर्न है। एफडी से डबल की बात कर रहा हूं मैं इस टाइम पे, पर वो भी एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, एनुअलाइज कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। कंपाउंड होते होते रिटर्न आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अब 94% की एक्सपेक्टेशन बिठा ली तो हर साल तो 94% नहीं आने वाली। यहाँ पे अगर आपने जब तक फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया, तब तक आप ग्रोथ का मजा नहीं ले सकते। तो एसआईपी की हम बात कर रहे हैं, एसआईपी फॉल में हमेशा ज्यादा यूनिट्स आपको देती है, और यूनिट्स एक्यूमुलेट का फायदा तभी होता है जब मार्केट बुल मार्केट चल रही हो, राइट। तो आप एसआईपी इन्वेस्टर को, जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, मैं तो हालांकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो चाहेंगे मार्केट बढ़ती रहे, पर मैं नए इन्वेस्टर्स को हमेशा बोलता हूं कि आपको तो ये चाहना चाहिए कि मार्केट गिरी रहे, क्योंकि जितनी देर तक गिरी रहेगी उतनी देर तक आपके यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और जब आपका गोल नजदीक आया उस टाइम पे मार्केट बढ़नी चाहिए, राइट। तो अप एंड डाउन दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाके वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, जिसका एडवांटेज एसआईपी देती है। एंड डोंट फॉलो पास्ट रिटर्न्स, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देगा आपकी। आपने सही कहा सर, और इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के समय,
क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। जी हालांकि आपको एक क्लू जरूर मिलता है कि फंड मैनेजमेंट जो है, फंड मैनेजर्स जो हैं, वो इस फंड के साथ कैसा कर रहे हैं, कैसा मतलब व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण ऐसे रिटर्न देखने को मिलते हैं। जी तो ये एक भरोसा दिलाता है कि हाँ, फ्यूचर में भी मार्केट साइकिल के दौरान कुछ हो सकता है। ये एक क्लू है। हम चलते हैं जितेंद्र सोलंकी सर के पास। जितेंद्र सर, ईएलएसएस टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंडों का। आप सर बताएं कि एटीसी के तहत तो कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, पीपीएफ है, बच्चों की स्कूल फीस है, तमाम तरह की चीजें। उसी में ईएलएसएस भी आता है सेक्शन 80C के तहत, जिसमें इन्वेस्ट कर हम टैक्स बचा सकते हैं। ईएलएसएस की सलाह सारे लोग देते हैं, जितने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो कहते हैं कि अगर पैसे हो तो ईएलएसएस में लगाइए। इसकी वजह क्या है? देखिए, ईएलएसएस जैसा नाम प्रतीत होता है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। तो शेयर बाजार में निवेश होता है, और जब हम शेयर बाजार में किसी भी निवेश की बात करते हैं तो वो अपने आप में ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ईएलएसएस स्कीम्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम क्योंकि शेयर बाजार में निवेश करती हैं, ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब हम कंपेयर करते हैं फिक्स डिपॉजिट या एनएससी या किसी और ट्रेडिशनल निवेश से, तो ईएलएसएस बेहतर रिटर्न दे सकता है। और प्लस टैक्सेबिलिटी भी अपने आप में एफिशिएंट होती है, जहां लॉन्ग टर्म 10% का टैक्सेबल है कैपिटल गेन, और 1 लाख तक टैक्स फ्री है। लेकिन अगेन हम जैसा कि मणिकरण ने भी कहा, हम मूल चीज को हम भूल जाते हैं कि ये शेयर बाजार में निवेश है, और शेयर बाजार में निवेश उतार चढ़ाव हमेशा मिलेगा। होता क्या है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल का लॉक इन होता है, क्योंकि एटीसी का प्रोडक्ट है। तो जब भी निवेश किया जाता है तो इन्वेस्टर ये अज्यूम कर लेता है कि 3 साल के बाद मुझे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से अपना रिटर्न मिल जाएगा और मैं इससे जो है पैसे को निकाल सकता हूँ। तो वो धारणा गलत है। जैसे और इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं जहां लंबी अवधि रखते हैं, तो जब ईएलएसएस में आप निवेश कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिलेगा। इक्विटी शेयर बाजार में निवेश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अवधि आपकी वो 3 साल के लॉक इन पे निर्भर नहीं रहनी चाहिए। आप अगर रिटर्न आपको 3 साल के बाद नहीं मिला तो अगले 3-4 सालों के बाद मिल सकता है। तो आपको अवधि जो है वो लंबी रखनी पड़ेगी। एडवाइस इसलिए किया जाता है क्योंकि दूसरे डिपॉजिट के ट्रेडिशनल एवेन्यूज के मुकाबले ज्यादा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी है। और आप देखेंगे तो ईएलएसएस ने दिया भी है रिटर्न, जैसा मणिकरण ने कहा कि 10% या उससे ज्यादा का रिटर्न आपको ईएलएसएस में मिल जाएगा। लेकिन बस ये धारणा गलत है कि 3 साल का लॉक इन है, तो जैसे ही लॉक इन खत्म हुआ ज्यादातर निवेशक उससे निकालना चाहते हैं, तो वो एक धारणा गलत हो जाती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश है, आपकी जो होराइजन है वो थोड़ा लंबी अवधि का होना चाहिए। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। जागरण डायलॉग्स का उद्देश्य यही है कि हमारे दर्शकों को फायदा हो और वो लाभ उठाएं। अभिनव जी। जी, मणिकरण जी और जितेंद्र जी, पहले तो मैं बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि इतना इंफॉर्मेटिव आपने सब इतने आसान और सरल शब्दों में बताया है। आई एम श्योर कि हमारे रीडर्स और हमारे व्यूअर्स दोनों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई होप कि वो लोग एक अच्छा डिसीजन ले पाए, इसके बाद एक फ्रूटफुल डिसीजन ले पाए जो उनको एक मैक्सिमम रिटर्न दे। जागरण डायलॉग्स में हम लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि कॉमन मैन को किस तरह से हम इन्फॉर्म कर पाए, हर चीज के बारे में अवेक कर पाए चीजों के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण.com और english.jagran.com पे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आज के डिस्कशन से रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। अगले सेशन में हम फिर एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आएंगे किसी और टॉपिक पे जो कॉमन मैन के कंसर्न में होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।